ज्योतिष की। ज्योतिष में हमने पिछली बार काफी कुछ पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ते हैं। हम सभी लोगों ने महाभारत में पढ़ा था उत्तरायण और दक्षिणायन। अब देखो कैसे निकलती है बातें। भीष्म पितामह ने कही थी कि जब तक उत्तरायण सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा मैं प्राण नहीं त्यागूंगा, यही कहा था ना भीष्म पितामह ने। तो क्या मतलब था उस बात का? सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा तो क्या होता है उत्तरायण? आपने सुना तो होगा, जानने की कितनी कोशिश की कि क्या होता है उत्तरायण और क्या होता है दक्षिणायन। तो साल में, एक साल में 2 अयन होते हैं, ठीक है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, 2 अयन होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ठीक है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है तो सूर्य के शुरू के 6 महीने, शुरू के 6 महीने मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन, यानी एक राशि से निकल के दूसरी राशि तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं उत्तरायण। और फिर दूसरी राशि से निकल के अगली 6 राशियों तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं दक्षिणायन। इतना क्लियर हो गया? जब सूरज मकर राशि से निकलते, मकर संक्रांति जानते हैं, पिछली बार हमने डिस्कस किया था मकर संक्रांति को अच्छे से, कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति लगती है। और मकर संक्रांति हमारे यहाँ यूजुअली कब लगती है? यूजुअली लगती है 14 जनवरी के आसपास। तो मकर राशि से कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृष राशि और मिथुन राशि, ये 6 राशियां जब पार कर जाता है तो ये क्या हो गया? ये हो गया उत्तरायण। आप कह सकते हैं सर्दियों से गर्मी और बसंत तक का जो सीजन होता है ये सारा क्या है? उत्तरायण, ठीक है। यूजुअली ये जो साइकिल होता है ये 22 दिसंबर से लेकर के और 21 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून के बीच का समय होता है। तो ये हो गया क्या? ये हो गया उत्तरायण। समझ आ गया? पिछली बार हमने, आपको याद होगा, हमने एक सर्कल बनाया था और उसमें 12 राशियां लिखी थी। आप सब लोगों ने जिन्होंने पिछली बार नोट्स बनाए थे वो उस सर्कल को देखें, और जो पिछली क्लास में नहीं थे वो एक सर्कल बना लें और सर्कल के 12 हिस्से कर दें, ऐसे करके, फिर 2 ऐसे और 2 ऐसे, 12 हिस्से कर दें। जब एक सर्कल के 12 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा 30 डिग्री का आएगा, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक हिस्सा जो आलस मत कीजिएगा, तो कह रहा हूँ वो करके कीजिएगा, उसको तभी समझ में आएगा, आलस कर जाएंगे तो नहीं आएगा। सर्कल बनाइए, सर्कल के 12 हिस्से कीजिए, एक हिस्सा 30 अंश का बनेगा। वो 30 अंश क्या है? जो एक हिस्सा बना है वो क्या है? वो एक हिस्सा है एक राशि, क्योंकि एक राशि 30 अंश की होती है। क्लियर है बात? जो 30 अंश की वो एक राशि बनी, ऐसी 12 राशियां बन गई। मेष से स्टार्ट कीजिए, 0 to 30 मेष, 30 से 60 वृष, 60 से 90 मकर, जो है आपकी मिथुन, ठीक है, फिर 90 to 120 कर्क, ऐसे करके स्टार्ट कीजिए और पूरी 12 राशियों का एक चक्कर बनाए। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं वो पुराने सर्कल को देखें। अब देखिए, जब मैं उत्तरायण की बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं मकर संक्रांति से लेकर के मिथुन संक्रांति, मिथुन संक्रांति खत्म हो जाएगी, 6 हो जाएंगे, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, 6 राशि निकल गई, ठीक है। तो ये जो 6 राशियों का हिस्सा है ये समझ लीजिए उत्तरायण। बाकी के जो 6 राशियों का हिस्सा है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, ये हो गया आपका दक्षिणायन, ठीक है। ये यूजुअली 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक रहता है। इतना क्लियर होगा? अब मैं आपको कुछ इमेज इसमें शेयर कर रहा हूं, वो इमेज आप देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसी चैट पे मैं आपको इमेज दे रहा हूं। मैंने लिंक दिया आपको। ओ बाप रे, ये तो बहुत बड़ा लिंक आ गया। इस लिंक को खोलिए, तो इसमें जो फोटो बना हुआ है उसको देखिए। YouTube वालों को भी देता हूँ। दुबे जी कह रहे हैं प्रणाम, प्रणाम दुबे जी।
मैं इसको शॉर्ट लिंक में बदल लेता हूँ, बड़ा लिंक है। मैंने YouTube पे भी डाल दिया, YouTube वाले भी इस इमेज को खोल लें। तो इस इमेज को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है ना? ग्रीष्म, बसंत, शिशिर, ये सब महीने लिखे हुए हैं। और जो नीचे का हिस्सा है, जो उत्तरायण है, जो गर्मी वाला हिस्सा है, और ऊपर का जो हिस्सा है वो दक्षिण है। टाइम भी लिखा हुआ है, 22 दिसंबर से 21 जून। ठीक है, तो ये सब क्या है, इससे आप समझ सकते हैं कि कब उत्तरायण होगा, कब दक्षिणायन। इतना समझ में आ गया? अब मैं आपको एक इमेज और शेयर करता हूं, इससे हम इसके आगे समझेंगे। उत्तरायण दक्षिणायन समझने के बाद अब हम बात करेंगे 6 मास की। पिछली बार हमने कुछ मास भी बताए थे, सौर मास क्या होता है, चंद्रमास क्या होता है ना? लेकिन 6 मास की बात नहीं की थी। और 6 मास आप सभी लोगों ने ये शब्द सुना होगा, 6 मास। जानते हैं 6 मास क्या होता है? रंजना जी, जो ऊपर लिंक कमेंट में दिया है ना मैंने, उस लिंक पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, आपके कमेंट के ऊपर एक कमेंट आया है, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, 6 मास क्या है? 6 मास ये होता है कि जब एक चंद्रमास में, 27 दिन का एक चंद्रमास होता है करीब करीब, जब एक चंद्रमास में, गलत लिंक शेयर कर दिया मैंने आपको, दूसरा वाला। और बात करते करते मेरे से गड़बड़ हो जाती है। छह मास क्या होता है कि जब एक चंद्रमास में 2 संक्रांतियां पड़ जाएं सूर्य की, यानी सूर्य 2 राशियों में प्रवेश करे, तो वो जो 1 महीना होगा चंद्र का, वो 1 महीना हो जाएगा। इसको बोलते हैं 6 मास। क्यों होता है ऐसा? मैं चाहूं तो ज्योतिष में जैसे और लोग वीडियो बनाते हैं, वैसे भी वीडियो बना सकता हूँ। सीधे सीधे कुंडली की बात करने लग जाऊं, ये घर होता है, ये घर होता है, यहाँ ये ग्रह होने से ये फल होता है, ऐसे भी बातें कर सकता हूँ। लेकिन उससे आपको ज्योतिष समझ में नहीं आएगा, लकीर के फकीर बने रह जाएंगे। जैसे बहुत सारे ज्योतिषी पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। वैसा नहीं बनना है। ठीक है, चीजों को समझना है, समझ के आगे चलना है ना? तो 6 मास जो होता है, उसके लिए मैंने एक दूसरी इमेज शेयर की है आप लोगों से। उस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको सूरज दिखेगा। तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो सन है, वो हमारा जो सन है, ये सब तरह से पृथ्वी से इक्वल डिस्टेंस नहीं है। पृथ्वी एक तरफ इसके पास जाती है और एक तरफ इससे दूर जाती है, अंडाकार हिस्से में घूम रही है, सर्कुलर नहीं है, अंडाकार शेप। तो जो सर्दियों का टाइम है, नवंबर से लेकर के करीब करीब फरवरी तक का टाइम है, उसमें धरती की जो है एंगुलर स्पीड जो है वो तेज हो जाती है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है कम समय में। और जब गर्मियों का टाइम होता है, वहां धीरे धीरे चलती है, यानी ज्यादा कम डिस्टेंस कवर करती है ज्यादा समय। क्लियर? ये जो इमेज अगर आप देखेंगे, इस इमेज से आपको स्पष्ट हो जाएगी ये बात, जो दूसरी वाली दी है ना? ये कोई भाई साहब है, ये कह रहे हैं ओपन नहीं हुआ। ओपन नहीं हुआ? क्या चीज ओपन नहीं हुई? लिंक ओपन नहीं हुआ? किसी और का भी ओपन नहीं हो रहा क्या? ये सबका ओपन हो रहा है? एक बार जरा मुझे बता दीजिए। मेरे ख्याल से होना चाहिए, लिंक तो ठीक है। मैं दोबारा लिंक दे दे रहा हूँ दूसरे वाले का। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि एंगुलर स्पीड जो है अर्थ की, उस सर्दी में बढ़ जाती है।
क्योंकि अर्थ सन से बहुत दूर होती है अंडाकार शेप में, और वहां पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है कम समय में। तो एक ही चंद्रमास में 2 संक्रांतियां आ जाती है, 2 राशियों में घूम जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, 6 मास। 1 मास का लोप होता है। और ये यूजुअली कब होता है, ये यूजुअली नवंबर से फरवरी के बीच में ही होता है। 6 मास जो होता है, कार्तिक, मार्गशीर, पौष और माघ, इन 4 के बीच में ही यूजुअली ये 6 मास आता है। ठीक है, तो आपने उत्तरायण समझा, दक्षिणायन समझा, 6 मास समझा। अब इससे आगे चलें। ओंकार जी, आप उसको उसी में खोल रहे हैं इसलिए वीडियो बंद हो जा रहा है। आप उसको राइट क्लिक कीजिए, ओपन इन न्यू टैब कीजिए, तब फिर वो नए टैब में खुलेगा। आप वहीं क्लिक कर दे रहे हैं इसलिए वो वीडियो बंद हो करके वहां पे इमेज खुल जा रही है ना। तो आप राइट क्लिक करके उसको न्यू टैब में ओपन कीजिए, फिर वो नए टैब में खुलेगा। तो आगे चलें इससे, समझ में आ रहा है सबको? मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बताए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और आगे चलें कि नहीं चलें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? किसी के कमेंट नहीं आया मेरे पास कोई अभी तक। आगे बढ़ने के लिए यस ओके कुछ तो लिखिए। त्रिपाठी जी लिख रहे हैं यस, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत देर में रिप्लाई आया, पर आया। गौतम जी भी कह रहे हैं चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, अब हम एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए मैं कुंडली पे भी आऊंगा, ऐसा नहीं कि कुंडली की बात नहीं करेंगे, हम कुंडली की भी बात करेंगे, पर पहले उसके जो बेसिक्स है ना वो समझना जरूरी है, और ये बेसिक्स हमारी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है समझ रहे हैं, है ना। ये सूरज कैसे घूम रहा है, चंद्रमा कैसे घूम रहा है, ये सब हमें पता होना चाहिए। जनरल नॉलेज का भी पार्ट है और ज्योतिष का भी पार्ट है। आधे ज्यादातर ज्योतिषी आजकल कैसे होते हैं, वो सिर्फ फलित पढ़ लेते हैं। फलित पढ़ने से क्या होता है कि ये ग्रह यहाँ होगा, ये ग्रह यहाँ होगा, तो ऐसा ऐसा होगा। वैसा वैसा क्यों होगा, समझना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है, ये ग्रह यहाँ है, ये ग्रह यहाँ है, उसका मतलब क्या है, वो ग्रह कहाँ है वास्तव में, ये चीज समझ के हम इसको करेंगे। खैर, आगे चलते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताए थे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। हमने अर्थ को क्या किया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में काट लिया। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में हम उसको काट लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम बोलते हैं अक्षांश, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं रेखांश। ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अर्थ के किसी भी कंट्री के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो 360 अक्षांश और 360 डिग्री के रेखांश मिलाकर के 1 डिग्री का एक पोस्ट बनता है, एक खाना बनता है ना। उस खाने में जो ग्रह जो जो देश आते हैं, उन देश का वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वहां से डिसाइड होता है। पूरी पृथ्वी स्क्वायर नहीं है, गोल भी नहीं है, ठीक है, चपटी है। तो वो जो एक पोस्ट बनता है वो बराबर नहीं होता है करीब, है ना। जो उत्तरी अक्षांश है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पे उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो पिछली बार मैंने आपसे शेयर की थी इमेज, और 23.5 डिग्री पे नीचे दक्षिणी अक्षांश रेखा है। उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। इसको हम कैसे देखेंगे, मैं आपको फिर से एक इमेज शेयर करनी पड़ेगी मुझे आपके साथ, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ मकर रेखा वो आपको समझ में आ जाए।
सामने बैठे होते मेरे तो मुझे ज़्यादा आसानी होती, लेकिन क्योंकि सामने नहीं है इसलिए मुझे लिंक खोल के इमेज आपसे शेयर करनी पड़ रही है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, पर उम्मीद है कि आप लोगों में इतना धैर्य होगा कि आप अपना वेट कर पाएंगे। ये मैंने आपको लिंक भेजा, इस लिंक में आप अगर खोलेंगे, राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब किया कीजिए, ठीक है। तो एक इमेज खुलेगी धरती की, इसमें आप देखेंगे ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, बीच में भूमध्य रेखा है। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मैं जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। क्लियर है बात? तो मकर रेखा 23.5 डिग्री ऊपर है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री नीचे है। सही बोल रहा हूँ? उनको नीचे और तो नहीं बोला, कर्क रेखा ऊपर है, मकर रेखा नीचे है, ठीक। अब हुआ क्या, अब बात करते हैं टाइम की। बच्चे का पैदा होने का टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे पता होना चाहिए ना। अब कोई है जो अमेरिका में जो टाइम हो रहा है और इंडिया में जो टाइम हो रहा है, दोनों के टाइम अलग अलग है, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, टाइम डिफरेंस को जानते हैं, इतने घंटे घटा देंगे तो अमेरिका का टाइम आ जाएगा, या इतने घंटे जोड़ देंगे तो इंडिया का टाइम आ जाएगा, ऐसे करके हम जानते हैं इस चीज को, है ना। पर ये जाना कैसे, ये पता कैसे चला, ठीक है। इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया, मानक मध्याह्न रेखा इसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन। कोई भी देश होता है वो केवल ऊपर से नीचे तो होता नहीं है, दाएं से बाएं भी होता है पृथ्वी में, पूर्व से पश्चिम में फैला रहता है। तो जो देश पूर्व दिशा में होंगे उनके यहाँ सूरज जल्दी उगेगा, और जो दक्षिण दिशा में होंगे उनके यहाँ सूरज देर में होगा। जो पश्चिम दिशा में होंगे, सॉरी, जो पूर्व में होंगे उनके यहाँ जल्दी उगेगा, और जो पश्चिम में होंगे उनके यहाँ देर में उगेगा, इसलिए टाइम डिफरेंस होगा। इससे समस्या ये आएगी कि जो पूर्व में रहने वाला है वो समय कुछ और बताएगा, पश्चिम में रहने वाला समय कुछ और बताएगा, एक के यहाँ दिन हो रहा होगा, एक के यहाँ रात हो रही होगी, संसारिक जो व्यवहार है वो गड़बड़ा जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला, इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया, हमने एक मानक मध्याह्न रेखा मान ली, स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया अर्थ पे कि भैया ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसके दाएं ये वाले देश होंगे, इसके बाएं ये वाले देश। क्लियर? अब स्टैंडर्ड मेरिडियन मान के बाद हमने एक प्राइम मेरिडियन बना, प्रधान मध्याह्न रेखा। मध्याह्न मतलब क्या, दोपहर, दोपहर का समय, ठीक है। तो सारे जो हमने रेखांश खींचे थे उन रेखांश को मापने के लिए बीच का हमने रेखांश चुना, 0 डिग्री का। कहीं 0 होगा तभी तो उससे आगे 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री करेंगे, तो 0 डिग्री काउंट करना तो जरूरी है। तो 0 डिग्री कहां से शुरू होगा, तो हमने ग्रीनविच को 0 डिग्री माना, ग्रीनविच देश है उसको हमने 0 डिग्री माना कि भाई ग्रीनविच 0 पे है, इधर से 180 डिग्री पे ये वाले देश होंगे, इधर से 180 डिग्री पे ये वाले देश होंगे। ग्रीनविच से 82.30 डिस्टेंस पे, डिग्री पे इंडिया है। समझ में आ रही है बात? ग्रीनविच से वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से पॉजिटिव साइड में 82.30 डिग्री चलेंगे तो भारत आ जाएगा। वो भारत का क्या बन गया, IST बन गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बन गया। जब हम 0 डिग्री से 180 डिग्री इधर चलेंगे या 180 इधर चलेंगे, तो 180 इधर और 180 इधर, टोटल हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री चलने में सन को 24 घंटे लग रहे हैं। 24 घंटे 360 डिग्री चलने में लग रहे हैं, तो घंटों को बदल लो मिनट में, 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 तो हुआ 1440 मिनट। नोट करते जाना, 1440 मिनट लगते हैं पूरे 360 डिग्री घूमने में। तो 1 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगेगा, 1 डिग्री को पार करने में लगेगा 1440 डिवाइडेड बाई 360, यानी 4 मिनट का पर डिग्री निकालना है ना, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगेगा।
अब आपको पता चल गया कि सन 1 डिग्री में 4 मिनट 1 डिग्री 4 मिनट में चलता है। तो अब ग्रीनविच से जो देश जितना आगे होगा, 82.30 डिग्री आगे भारत है, तो आप ग्रीनविच के टाइम में 82.30 मल्टीप्लाई बाई 4 जितना आएगा वो जोड़ देंगे, तो इंडिया का समय आ जाएगा। ऐसी सारी कंट्रीज का समय जो है आप आपस में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा देश में क्या टाइम हो रहा होगा, वो ग्रीनविच से डिसाइड हो जाएगा। तो देश ग्रीनविच से कितने डिग्री आगे पीछे है। अब भारत का टाइम बन गया, पर भारत का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। जिसको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो परेशान ना हो, साथ बने रहें, हम एंड में डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन ना ले, नोट करता जाए, ठीक है। तो भारत में जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है, जम्मू कश्मीर में जितना टाइम हो रहा होगा उतना ही टाइम कन्याकुमारी में होगा, जितना टाइम जैसलमेर में हो रहा होगा उतना ही टाइम कलकत्ता में हो रहा होगा। पर क्या ये हो सकता है कि जो टाइम कलकत्ता में हो वही टाइम कन्याकुमारी में हो, वही टाइम जैसलमेर में हो? नहीं। तो फिर ये बनाया क्यों गया? ये बनाया इसलिए गया, कोई ट्रेन मुंबई से चली कलकत्ता के लिए, मुंबई में मान लो शाम के 6:30 बज रहे थे और कलकत्ता उससे टाइम से आगे है 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, तो कलकत्ता तक पहुंचते पहुंचते वो किसी और टाइम पे पहुंचेगी। तो घड़ी में कितना दिखाएं, कलकत्ता की घड़ी कुछ और दिखाएगी, मुंबई की घड़ी कुछ और दिखाएगी, जैसलमेर की घड़ी कुछ और दिखाएगी, कन्याकुमारी की घड़ी कुछ और दिखाएगी। सारी घड़ियां अलग अलग टाइम दिखाएंगी, और सारी घड़ियां अलग अलग टाइम दिखाएंगी तो दिल्ली वाला बोलेगा कि हमारे सारे ऑफिस 9:30 बजे खुलेंगे, तो दिल्ली में तो ऑफिस खुल गया 9:30 बजे, और कन्याकुमारी में खुल रहा है किसी और टाइम पे, जैसलमेर में खुलेगा किसी और टाइम पे, तो सब गड़बड़ा जाएगा ना। तो उस सारे टाइमिंग को सही रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया। समझ में आ रही हो? यानी एक यूनिक टाइम बना दिया, ये फॉलो होगा पूरे देश में। लेकिन क्या ये संभव है कि अगर दोपहर के 1 दिल्ली में बज रहे हों तो कलकत्ता में दोपहर के 1 बज रहे हों? सौर घड़ी के हिसाब से संभव है, सूरज तो सब जगह अलग अलग ही जाएगा। ये तो हमने एक व्यवस्था बना दी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो एक हमने स्टैंडर्ड बना दिया, एक व्यवस्था बना दी ताकि काम करने में आसानी हो, लेकिन वास्तव में तो सूरज सब जगह अलग अलग ही पहुंच रहा है। तो कलकत्ता का टाइम यानी वहां का जो लोकल टाइम होगा वो दिल्ली के लोकल टाइम से अलग होगा, इसको बोलते हैं स्थानीय समय, लोकल टाइम। हर एक सिटी का स्थानीय समय दूसरी सिटी के स्थानीय समय से अलग होगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि एक ही समय पे बच्चे, हजारों बच्चे पैदा होते हैं, करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, सबके टाइम जोन बदल जाते हैं, एक समय पे पैदा नहीं होते, ध्यान रखिए, ठीक है। खैर अब क्या हुआ, टाइम जोन बदल गया। टाइम जोन बदलने से क्या हुआ कि हमें वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि दिल्ली में 1 बजे, कोई कह रहा है कि सब मेरे बच्चे का जन्म शाम को 6:44 पे हुआ, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो टाइम बता रहे हैं ये तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बता रहे हैं, उस समय उस जगह का लोकल टाइम क्या था वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोकल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे अब वो समझते हैं। ये सब समझना जरूरी है, इसको ये मत समझना कि अरे यार कहाँ फंसा दिया इन्होंने चक्कर में टाइम मांग के, में सीधे कुंडली की बात क्यों नहीं करते हैं, लेकिन ये सब समझना आना चाहिए। हम बाईपास करेंगे ऐसा नहीं, मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, बहुत सारी गूढ़ बातें मैं बाईपास भी कर जाऊंगा, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। अब जब हम किसी जगह का लोकल टाइम निकालेंगे तो लोकल टाइम निकालने के लिए हमारे पास 3 चीज होनी चाहिए। एक तो हमारे पास उस शहर का जहां का हमें वो निकालना है लोकल टाइम, उस जगह का रेखांश पता होना चाहिए। रेखांश यानी अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए। दूसरा, जिस कंट्री का शहर है वो उस कंट्री का IST पता होना चाहिए। IST सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, ऐसे ही पाकिस्तान का PST होगा, है जापान का JST होगा, ऐसी सारी कंट्रीज का अलग अलग होता है। तो उस देश का लोकल वहां का टाइम पता होना चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड टाइम है वहां का। तो एक हो गया लॉन्गिट्यूड,
एक हो गया स्टैंडर्ड टाइम। और फिर ये पता होना चाहिए कि ये जो देश है, ये देश ग्रीनविच से कितना आगे पीछे है, या वो जो देश है उस देश में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना आगे पीछे है ग्रीनविच से। जैसे इंडिया है 82.30, मैंने आपको बताया था पहले, डिग्री आगे ग्रीनविच से, ये हमें पता होना चाहिए। ये 3 चीज आपको पता होंगी तो आप उस जगह का लोकल का टाइम जो है निकाल। जो लोग मोबाइल पे रंजन प्रकाश जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मोबाइल पे देख रहे हैं कोई बात नहीं, ये वीडियो चलता रहेगा, ये वीडियो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से आप वो इमेज देखिए, ये वीडियो भी वहीं रहेगा, वो इमेज भी वहीं रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अब मान लीजिए आपके पास मैं एक इक्वेशन देता हूं, आप लोग नोट करें। मान लीजिए भुवनेश्वर शहर में शाम को 6:25 पर 6:25 क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 6:25 है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, तो वहां का लोकल टाइम क्या है। और हमने बता दिया भुवनेश्वर का जो लॉन्गिट्यूड है वो 85.50 ईस्ट में है, ईस्ट में है ना भुवनेश्वर, तो 85.50 ईस्ट में है। जो इंडिया से लाइन जा रही है, उज्जैन से जो लाइन जा रही है वो 82 है, लेकिन जब हम भुवनेश्वर की तरफ चलेंगे तो 85.50 पे हो है ना। तो वहां का लोकल टाइम कैसे निकालेंगे, भुवनेश्वर का लोकल टाइम कैसे निकालेंगे, तो आप अपनी डायरी में अपनी कॉपी में लिखिए, भुवनेश्वर का लॉन्गिट्यूड बराबर 85.50 ईस्ट, लिख लिया। दूसरी लाइन में लिखिए, इंडिया का लॉन्गिट्यूड 82.30 ईस्ट, 30 ईस्ट, 82 डिग्री ईस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 85 डिग्री 50 से 82 डिग्री 30 घटा दो, तो उत्तर आएगा 3 डिग्री 20। सही है। अब जो 3 डिग्री 20 का डिफरेंस आया, ये आ गया मिनट में, डिग्री में डिफरेंस, कि भारत में जो लाइन जा रही है उससे भुवनेश्वर कितना आगे, तो 3 डिग्री 20 आगे। अब हमें मालूम है कि 1 डिग्री चलने में सन 4 मिनट लेता है, तो 3 डिग्री 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उत्तर आएगा 12 मिनट 80 सेकेंड, सॉरी 13 मिनट 20 सेकेंड। 4 4 12 20, हाँ, उत्तर आएगा 13 मिनट 20। अब ये क्या आ गया, 13 मिनट 20, ये समय आ गया, टाइम आ गया। ये जो 13 मिनट 20 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जब इंडिया में जो टाइम होगा, भुवनेश्वर का टाइम उससे 13 मिनट 20 आगे होगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो इंडिया वहां का टाइम है जो हमने घड़ी में लिया, 6:25 जो हमें इंडिया का टाइम दिया गया कि भाई उड़ीसा में 6:25 हो रहे हैं, उसमें हमने ये 13 मिनट 20 जोड़ देंगे, तो हमें भुवनेश्वर का लोकल टाइम पता चल जाएगा, वो आएगा 6:38 स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ सभी लोगों को, कमेंट करके बताएं मुझे फटाफट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है, जो लोग बाद में आए हैं चिंता ना करें, ये सेशन जरूर देखें, और जो लोग देख रहे हैं वो बताएं कि अभी तक जो बताया, जो एग्जाम्पल दिया मैंने अभी, वो समझ में आया कि नहीं आया। अगला एग्जाम्पल देके फिर समझा सकता हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। नमस्कार तोमर जी, नमस्कार दीपक।
कमेंट करके बताएं भाई, आगे चलें एग्जाम्पल, या दूसरा एग्जाम्पल दूं एक और से समझ में आएगा अच्छे से। ओंकार जी कह रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए। एवरी डिग्री हैज डिफरेंट टाइम एज पर मूवमेंट, बिल्कुल ठीक, गौतम जी सही कह रहे हैं आप। त्रिपाठी जी कह रहे हैं समझ में आ गया भैया। शुभ श्रीवास्तव कह रहे हैं एक और एग्जाम्पल दे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए। चेन्नई में 9:35 हो रहे हैं। ये 9:35 क्या है? ये IST है जो हम घड़ी में देखते हैं। तो चेन्नई में 9:35, जो लैपटॉप में दिखता है, मोबाइल में दिखता है, ये सब IST। तो चेन्नई में 9:35 हो रहे हैं। तो चेन्नई में स्थानीय समय क्या होगा, जबकि चेन्नई का लॉन्गिट्यूड 80 डिग्री 15 मिनट ईस्ट है। अब देखिए, पहले जैसे एग्जांपल है, वहां हमने उड़ीसा एग्जांपल लिया, भुवनेश्वर एग्जांपल लिया, यहाँ हम चेन्नई एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो पहले किया था वही करेंगे। इंडिया का जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है उसमें से चेन्नई का लॉन्गिट्यूड घटा देंगे। इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट माइनस 80 डिग्री 15 मिनट इक्वल टू 2 डिग्री 15 मिनट। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब हमें मालूम है कि 1 डिग्री सन चलने में कितना टाइम लेता है? 4 मिनट। तो 2 डिग्री 15 मिनट चलने में कितना टाइम लेगा? 2 डिग्री 15 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 8 मिनट 60 सेकेंड, यानी कि 9 मिनट। ठीक 9 मिनट का डिफरेंस आएगा। अब क्योंकि चेन्नई का जो लॉन्गिट्यूड है वो बड़ा, 1 मिनट। देखिए, चेन्नई का जो लॉन्गिट्यूड है वो बताया 80 डिग्री 15 मिनट, यानी जो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है उससे ये कम है 82 डिग्री 30 मिनट से, जबकि जो भुवनेश्वर था उसका लॉन्गिट्यूड ज्यादा था, है ना। तो यहाँ जो 9 मिनट आए हैं ये हम 9 मिनट जोड़ेंगे नहीं, ये 9 मिनट हम क्या करेंगे, घटाएंगे IST में से। अगर वहां 9:35 हो रहे थे तो 9:35 में से 9 मिनट घटा दीजिए तो उत्तर आएगा 9:26। ये वहां का लोकल टाइम हो गया, यानी 82 डिग्री 30 मिनट से अगर कम है तो उन मिनट्स को घटा देंगे लोकल IST में से,
और 82 डिग्री 30 मिनट से ज्यादा है अगर लॉन्गिट्यूड, तो उस टाइम को जोड़ देंगे IST में। तो एक एग्जांपल मैंने आपको माइनस वाला ले दिया, एक एग्जांपल मैंने आपको प्लस वाला ले दिया। अब आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लोकल टाइम किसी शहर का कैसे निकालेंगे। लेकिन अब इससे आसान तरीका क्या है? देखिए, हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत, कितनी गणना और कितना मेहनत मतलब हार्डवर्क किया है। इसके लिए एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं एफएमरी, ठीक है? इसको बोलते हैं लग्न सारणी। लहरी की लग्न सारणी आती है मार्केट में, आप वो खरीद सकते हैं। और लहरी की लग्न सारणी में पेज नंबर 101 पर हर समय का, हर लोकल समय का, भारत के जितने भी शहर हैं उन सब के संस्कार दिए हुए हैं। संस्कार मतलब कि उसमें से कितने मिनट घटाने हैं, कितने मिनट जोड़ने हैं, वहां का लोकल टाइम निकालने के लिए। सोचिए कितनी मेहनत करी और वो पब्लिश करते हैं। लहरी की लग्न सारणी आप इंटरनेट पे निकालिए, घर मंगा लीजिए, तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी लोकल टाइम निकालने के लिए। आपको जो वहां दिया हुआ है ऑलरेडी उसी में से आप कर लेंगे। तो लहरी की लग्न सारणी में पेज नंबर 101 पर स्थानीय संस्कार हर एक शहर के दे रखे हैं। प्लस में दे रखे हैं तो जोड़ दीजिए, माइनस में दे रखे हैं तो घटा दीजिए IST में से। सिंपल सी बात है। ये सारी मेहनत हमारे पूर्वज करके हमारे लिए कि हम पढ़ेंगे उसको। और हम क्या करते हैं, वेब सीरीज बहुत अच्छी चल रही है आजकल, वेब सीरीज देख लेते हैं, यही करते हैं ना। खैर, अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपने समय है। तो ये मैंने आपको लोकल टाइम निकालने का आज एग्जांपल दिए। जिन लोगों को कुंडली सीखने का बहुत मन कर रहा है उनको एक छोटी सी बात बता देता हूँ ताकि उनकी भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। कुंडली के बारे में कुछ तो बताएं। जो हमने पिछली बार कुंडली काढ़ी थी उस कुंडली में हमने 12 खाने बनाए थे। एक खाना क्या डिनोट करता है? एक खाना डिनोट करता है 30 डिग्री को। हर एक खाना 30 डिग्री का है। इसको हम बोलते हैं क्या? घर। कुंडली में 12 घर होते हैं और हर एक घर 30 डिग्री का होता है। इसीलिए हम उसमें जब राशियां लिखते हैं तो एक राशि में एक घर होता है, एक घर में एक राशि होती है। एक घर में 2 राशियां नहीं होती, एक घर में एक राशि होती है। समझ में आ रही है बात? तो एक घर में एक राशि हुई, ऐसे 12 घरों में 12 राशियां हो जाती हैं, जो हम कुंडली पिछली बार बनाई थी। आप भी कोई कुंडली देखेंगे, जो नए लोग हैं वो भी देखेंगे कि 12 घरों में 12 राशियां बनी हुई है। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आज हमने कुंडली का जाना, किसी शहर का लोकल टाइम कैसे निकालते हैं वो जाना, उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होते हैं वो जाना, और क्षय मास क्या होता है वो जाना। ये सब चीजें नोट करते जाइएगा, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। ठीक है? अब आप लोगों को कोई चीज समझ में न आई हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको आज का सेशन कैसा लगा? काव्यशास्त्र का सेशन, ज्योतिष का सेशन, वो आप लोग मुझे बताएं। जिनको ये सेशन अच्छा लगा वो इसको शेयर जरूर करें, दूसरे लोगों को इसको बताएं, इसके बारे में बताएं, ताकि वो लोग भी कुछ केवल राम 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 भगवान भगवान करने के अलावा कुछ नॉलेज भी गेन करें अपने शास्त्रों की। ठीक है? उसको शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या जो अन्य आपके फेसबुक ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने मोबाइल ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया प्ले स्टोर से शास्त्र ज्ञान की, वो शास्त्र ज्ञान की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लें, जिसमें आप लोग हमारे सारे लेख देख सकते हैं, है ना। और यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, वो अवश्य दबा लें, नहीं तो उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगली बार जब आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, भले ही आप ऑफलाइन मतलब कुछ और कर रहे हो, है ना। तो ये कार्य आप अवश्य कर लें। अब किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। श्रीमान धर्मार्थ आयुर्वेद एवं पंचकर्म, नाम नहीं लिखा है इन्होंने, पर ये पूछ रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी ज्योतिषी को बताए और उनको जन्म डेट समय शहर ना पता हो तो उसकी कुंडली कैसे सही सी पता चलेगी? तो भैया जब कुछ पता ही नहीं होगा तो कुंडली कैसे बनेगी? कुंडली नहीं बन सकती। ठीक है? जब हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए। आप बोलेंगे मेरे पास ईंट गारा सीमेंट तो कुछ है नहीं, पर बिल्डिंग बना दो। बिल्डिंग कहाँ से बन जाएगी जब ईंट गारा सीमेंट ही नहीं होगा? तो क्या बना देगा बिल्डिंग? तो जन्म दिनांक समय शहर सब तो चाहिए भाई, किसी का भी जिसकी कुंडली बना रहे हो। कोई
ये तो सब साइंस है, गणित है सारा। आप देख ही रहे हैं 4 सेशन में हमने गणित ही बताया है, कुछ और तो बताया नहीं है। तो गणित के लिए तो भाई फिगर्स तो चाहिए ही ना, अगर फिगर्स ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या गणित करेंगे हम, है ना। और कोई क्वेश्चन किसी के पास जो किसी को समझ में ना आया हो? जैन साहब ने, सुरेश जैन जी हैं, उन्होंने काव्य शास्त्र के वीडियो पे ज्योतिष की पोस्ट की है, उनको अपनी कुंडली बनवानी है बेटे की। तो सुरेश जैन जी, वो वीडियो एक तो काव्य का है, ये वीडियो ज्योतिष का है, पता नहीं वो ऑनलाइन है या नहीं है। चलो खैर, मैं उनसे अलग से ही बोल दूंगा, मैं क्या बोल दूँ इस पे। लोग डिटेल्स नहीं देखते हैं, बस अपनी चीज डाल देते हैं। तो सब कुछ समझ में आ गया? ऐप का नाम फिर से बता दीजिए। फणींद्रनाथ त्रिपाठी जी कह रहे हैं ऐप का नाम है शास्त्र ज्ञान। गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो मेरी वॉल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो, फेसबुक प्रोफाइल पर। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? अगले 5 मिनट में अगर कोई क्वेरी नहीं आएगी तो फिर हम इस सेशन को एंड कर देंगे। लेकिन इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।